इजराइल ने भारत का धन्यवाद किया है। क्या कुछ इजराइल ने कहा है मैं आपको इस रिपोर्ट में बताता हूं। धन्यवाद भारत, आप सबसे पिछले 4 दिन में मिले अटूट प्यार और समर्थन से हम अभिभूत हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि हम आप सबको व्यक्तिगत रूप से चाहे जवाब न दे पा रहे हों, पर हम आपके स्नेह और समर्थन पूर्ण सब संदेशों को पढ़ रहे हैं। आतंकवाद से इस लड़ाई में हम जरूर जीतेंगे। हिंदी में ये ट्वीट दिल्ली में मौजूद इजरायली एम्बेसी ने किया है। वहीं हमास से जारी जंग के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर भी बात की है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और बताया कि नेतन्याहू ने मौजूदा हालात की जानकारी दी है। पीएम मोदी का कहना है कि भारत आतंक की हर रूप में निंदा करता है। भारत इस समय इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट किया, मैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू को धन्यवाद देता हूं उनके फोन कॉल और चल रही स्थिति पर अपडेट प्रदान करने के लिए। भारत के लोग इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं। भारत आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी और स्पष्ट रूप से निंदा करता है। आज एक सवाल दुनिया भर में गूंज रहा है, क्या अरब देशों के या अरब के इस्लामिक देशों को की अनदेखी से भारत इजराइल के करीब आया? तो आइए जानते हैं इसका जवाब क्या है। मध्य पूर्व में यहूदी मुल्क इजराइल का गठन संयुक्त राष्ट्र के जरिए 1948 में किया गया, यानी भारत की आज़ादी के लगभग 1 साल बाद। इजराइल बनने के पहले फिलिस्तीनी इलाके में यहूदी शरणार्थियों के तौर पर रह रहे थे। इजराइल के गठन में अमेरिका और ब्रिटेन की भी अहम भूमिका रही। यहूदी मूल रूप से फिलिस्तीनी इलाके के थे, लेकिन 71 ईस्वी में रोमन यहूदी युद्ध में उन्हें बेदखल होना पड़ा था। पहले विश्व युद्ध के बाद फिलिस्तीन ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। इसके बाद बड़ी संख्या में यहूदी वापस आने लगे, जबकि यहाँ अरब के लोग रह रहे थे। अरबों के बीच डर पैदा होने लगा कि उनकी ज़मीन पर यहूदी बस रहे हैं। अरबों ने यहूदियों के आने का विरोध किया और उन्होंने अपने लिए स्वतंत्र फिलिस्तीन की मांग की। लेकिन 1933 के बाद जर्मनी में यहूदियों पर अत्याचार के कारण उनका आना जारी रहा और 1940 के अंत तक फिलिस्तीन आबादी में आधे यहूदी हो गए। 1937 में ब्रिटिश शासन ने पील कमीशन का गठन किया ताकि इस समस्या को 2 मुल्कों का गठन कर सुलझाया जा सके, एक मुल्क अरबों के लिए और एक यहूदियों के लिए। लेकिन अरबों ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह से नकार दिया। 1939 में ब्रिटिश सरकार ने समस्या को सुलझाने के लिए अगले 10 साल में अरबों के लिए एक मुल्क का गठन और यहूदियों के लिए आने पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन इस बार यहूदियों ने इसे नकार दिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश शासन कमजोर हो चुका था और उसे लगा कि यह समस्या अब उससे नहीं सुलझेगी। ऐसे में उसने संयुक्त राष्ट्र से कहा कि वही इस जटिल समस्या को सुलझाए। इसका नतीजा यह हुआ कि नवंबर 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन के विभाजन का प्रस्ताव पास किया और एक यहूदी मुल्क बनाने का रास्ता साफ हुआ। मई 1948 में डेविड बेन गुरियन ने स्वतंत्र देश इजराइल की घोषणा की और वही इजराइल के पहले प्रधानमंत्री बने। इस नए नवेले देश पर बनने के बाद ही मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, इराक और लेबनान ने हमला कर दिया। अपने गठन के बाद से इजराइल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अरब देशों से युद्ध में शामिल रहा। इजराइल बनने के बाद से मध्य पूर्व इजराइल और अरब के देशों के बीच का जंग का मैदान बन गया। भारत और इजराइल के राजनयिक संबंधों का इतिहास बहुत लंबा नहीं है। भारत ने इजराइल के बनने के तुरंत बाद एक स्वतंत्र मुल्क के रूप में मान्यता नहीं दी थी। भारत इजराइल के गठन के खिलाफ था। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इसके खिलाफ वोट भी किया था। भारत के समर्थन के लिए मशहूर वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने नेहरू को खत भी लिखा था, लेकिन नेहरू ने आइंस्टीन के खत को नकार दिया था। आइंस्टीन ने नेहरू को लिखे खत में कहा था, सदियों से यहूदी दरबदर स्थिति में रहे हैं और इसका खमियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ रहा है। लाखों यहूदियों को तबाह कर दिया गया है। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वो खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। एक सामाजिक और राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के नेता के रूप में मैं आपसे ये अपील करता हूं कि यहूदियों का आंदोलन भी इसी तरह का है और आपको इसके साथ खड़े रहना चाहिए। नेहरू ने आइंस्टीन को जवाब में लिखा था, मेरे मन में यहूदियों को लेकर व्यापक सहानुभूति है। मेरे मन में अरबों को लेकर भी सहानुभूति कम नहीं है। मैं जानता हूं कि यहूदियों ने फिलिस्तीन में शानदार काम किया है, लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में बड़ा योगदान दिया है, लेकिन एक सवाल मुझे हमेशा परेशान करता है, इतना होने के बावजूद अरब में यहूदियों के प्रति भरोसा क्यों नहीं बन पाया। आखिरकार 17 सितंबर 1950 को नेहरू ने इजराइल को मान्यता दी। नेहरू ने कहा था कि इजराइल एक सच है। उन्होंने कहा था कि तब इसलिए परहेज किया था क्योंकि अरब देश भारत के गहरे दोस्त थे और उनके खिलाफ नहीं जा सकते थे। हालांकि इसके बावजूद राजनयिक संबंध स्थापित नहीं हुए थे। भारत ने आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण इजराइल से दूरी बनाई रखी। भारत को 1947 में आज़ादी के बाद आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए अमेरिका और यूएसएसआर दोनों से फंड की ज़रूरत पड़ी थी, जो रशिया हो गया बाद में। दूसरी तरफ अपने गठन के बाद से ही इजराइल अमेरिकी खेमे में था। वहीं भारत गुटनिरपेक्ष की नीति को लेकर आगे बढ़ रहा था। ये नीति किसी भी खेमे में शामिल होने के खिलाफ थी। तब भारत का अरब वर्ल्ड से अच्छा संबंध था। भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतें अरब वर्ल्ड से ही पूरी कर रहा था और बड़ी संख्या में भारत के लोग भी अरब के देशों में नौकरी कर रहे थे और इन्हें भारत में विदेशी मुद्रा भेजने का अहम स्रोत माना जाता था।
भारत में बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी भी है और इजराइल से दूरी बनाए रखने में एक कारण इसे भी माना जाता है। इसीलिए 1991 में खाड़ी के युद्ध के बाद स्थिति बदली और इजराइल मध्य पूर्व में एक ताकतवर मुल्क बनकर उभरा। दूसरी तरफ शीत युद्ध के अंत के बाद भी दुनिया की तस्वीर बदल गई। तब तक भारत के सैनिकों को हथियारों की आपूर्ति सोवियत यूनियन से ही होती थी। सोवियत यूनियन के पतन के बाद भारत को भी सैन्य आपूर्ति के लिए एक भरोसेमंद साथी की तलाश थी। तब इजराइल और अमेरिका भारत की जरूरतें पूरी कर सकते थे, लेकिन भारत का संबंध अमेरिका के साथ शीत युद्ध से ही सामान्य नहीं था। अमेरिका की दोस्ती तब पाकिस्तान से थी, क्योंकि शीत युद्ध में पाकिस्तान अमेरिका के साथ था। ऐसे में भारत यूएसएसआर के पतन के बाद भी रूस का करीबी रहा। तब भारत का इजराइल के साथ राजनयिक संबंध नहीं था, जबकि इजराइल का अमेरिका से बहुत ही करीबी रिश्ता था। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कम से कम 33 बार इजराइल के लिए किया। इजराइल सैन्य हथियारों की आपूर्ति भारत में कर सकता था, लेकिन इसके लिए अमेरिकी मंजूरी जरूरी होती थी, क्योंकि दोनों देश मिलकर उत्पादन करते थे। कहा जाता है कि सोवियत यूनियन के बिखरने के बाद भारत को अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर सुपर पावर के समर्थन की जरूरत थी। शीत युद्ध के अंत के बाद दुनिया में एक ही सुपर पावर बचा था और वो अमेरिका था। ऐसे में भारत ने इजराइल के साथ राजनयिक रिश्ते कायम करने का फैसला किया और यह अमेरिका के लिए एक संदेश के तौर पर देखा गया। भारत शीत युद्ध के बाद अपनी विदेश नीति की समीक्षा कर रहा है, यह देखा गया। दिलचस्प यह है कि अरब देशों से अच्छे संबंध होने के बावजूद अरब लीग से भारत को कश्मीर के मसले पर समर्थन नहीं मिला। हमेशा इस मामले में अरब लीग पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। 1978 में इजराइल का मिस्र और अन्य अरब देशों के साथ कैंप डेविड समझौता हुआ। इसके तहत अरब के कुछ देशों ने इजराइल से राजनयिक रिश्ता स्थापित करने का फैसला किया। भारत को कैंप डेविड समझौते से भी इजराइल को लेकर अपनी नीति बदलने में मदद मिली। इसके बाद पश्चिम एशिया शांति प्रक्रिया शुरू हुई और भारत इसमें हिस्सा लेना चाहता था। इसके लिए अमेरिका और इजराइल ने भारत के सामने शर्त रखी थी कि वो जब तक पूरी तरह राजनयिक संबंध कायम नहीं कर लेता तब तक इसमें शामिल नहीं हो सकता। इजराइल के विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत के लिए पश्चिम एशिया शांति प्रक्रिया में शामिल होना प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। ऐसे में 23 जनवरी 1992 को भारत के तत्कालीन विदेश सचिव जेन दीक्षित ने इजराइल के साथ राजनयिक रिश्ते कायम करने की घोषणा की। जेन दीक्षित ने इस घोषणा को लेकर कहा, मुझे इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक रिश्ते कायम करने और दोनों देशों में एक दूसरे के दूतावास खोलने की औपचारिक घोषणा के लिए कहा गया था। मैंने इसकी घोषणा 24 जनवरी को की। इजराइल के साथ राजनयिक रिश्ते कायम करने में 3 कारकों को सबसे अहम माना जाता है। 24 जनवरी 1992 को चीन ने इजराइल से राजनयिक रिश्ता कायम कर लिया था। मॉस्को में तीसरे चरण की मध्य पूर्व शांति वार्ता शुरू हुई थी, जो 1992 में 28 जनवरी से 29 जनवरी तक चली। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में शामिल होने अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर 1991 के फरवरी महीने में गए थे। इस दौरे को इजराइल से राजनयिक रिश्ता कायम करने की शुरुआत माना जाता है। 1947 के बाद से ही अमेरिका ने इजराइल को भारत से रुख बदलने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया था। ये कोई संयोग या हादसा नहीं था। नरसिम्हा राव के अमेरिकी दौरे से ही स्पष्ट हो गया था। भारत को डर था और आशंका थी कि इजराइल से पूर्ण राजनयिक रिश्ते कायम करने से मध्य पूर्व के और देश नाराज ना हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि जेन दीक्षित ने लिखा है कि उन्हें प्रधानमंत्री राव ने निर्देश दिया था कि अरब देशों में भारत के सभी राजदूतों को समझा दिया जाए ताकि वो अपनी बात ठीक से रख सकें। जेन दीक्षित ने अरब देशों की नाराजगी को लेकर अपनी किताब माय साउथ ब्लॉक ईयर्स मेमोरीज ऑफ अ फॉरेन सेक्रेटरी में लिखा है, अरब देशों के कुछ राजदूतों ने भारत के इस फैसले को लेकर आपत्ति जताई और कहा कि भारत को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। हमने फैसला किया कि जो आपत्ति जता रहे हैं उन्हें सीधा जवाब देना है, झुकना नहीं है। मैंने कहा कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर कई इस्लामिक देशों का समर्थन किया है, लेकिन कश्मीर के मामले में हमें समर्थन नहीं मिला। मैंने यह भी कहा कि भारत अपनी संप्रभुता में किसी किस्म की दखलंदाजी के सामने नहीं झुकेगा और अपने हितों के लिए काम करना जारी रखेगा। अरब के मीडिया में भारत की आलोचना हुई। कुछ लोगों ने भारत के इस फैसले पर सवाल उठाए, लेकिन इससे भारत और अरब के संबंध प्रभावित नहीं हुए। आज़ादी के बाद से भारत के संबंध मध्य पूर्व और अरब के मुस्लिम देशों से संबंध काफ़ी गहरे रहे, लेकिन कश्मीर के मामले में इनका रुख पाकिस्तान के साथ रहा। 1969 में मोरक्को के रबात में इस्लामिक देशों के शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसमें शामिल होने के लिए भारत को भी बुलाया गया था, लेकिन पाकिस्तान के विरोध के बाद भारत से आमंत्रण वापस ले लिया गया। 1971 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC का गठन हुआ, तो इसका भी कश्मीर को लेकर रुख पाकिस्तान के पक्ष में ही रहा। 1991 में OIC के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन कराची में हुआ और इसमें जम्मू कश्मीर में फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजने का प्रस्ताव पास किया गया। भारत ने इस मिशन को अनुमति नहीं दी। इसके बाद OIC ने भारत की निंदा की। कई लोग मानते हैं कि भारत ने मध्य पूर्व के इस्लामिक देशों के पाकिस्तान परस्त रुख को देखते हुए इजराइल को गले लगाया। भारत के पास एक तर्क यह भी था कि इजराइल एक लोकतांत्रिक देश है। केंद्र में पहली बार बीजेपी के नेतृत्व में सरकार आई और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो इजराइल के साथ रिश्ते में और गहराई आई।
वाजपेयी के शासनकाल में इजराइल के साथ आर्थिक, सामरिक, विज्ञान, तकनीक और कृषि के क्षेत्र में कई अहम समझौते हुए। वाजपेयी सरकार में दोनों देशों के बीच कई द्विपक्षीय दौरे हुए। 1992 में इजराइल से राजनयिक संबंध कायम होने के बाद भारत की ओर से पहली बार 2000 में तत्कालीन गृह मंत्री आडवाणी और विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने इजराइल का दौरा किया। लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी किताब माय कंट्री माय लाइफ में अपने इजराइल दौरे को लेकर लिखा है, जून 2000 में इजराइल की मेरी 5 दिवसीय यात्रा से उस देश के साथ मेरे पुराने संबंध फिर से ताज़ा हो गए। नई परिस्थितियों में मित्रता बढ़ाने और द्विपक्षीय सहयोग को सशक्त करने में बड़े उपयोगी साबित हुई। 1995 में भाजपा अध्यक्ष के रूप में मैं इजराइल गया था। दोनों देशों में जिनमें कई बातों में समानता है के बीच राजनयिक संबंधों के पूर्ण सामान्यीकरण में अपनी भूमिका पर मुझे गर्व है। इस दौरे में आडवाणी ने फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात से गजा में मुलाकात की थी। इस दौरे में आडवाणी ने इजराइल से परमाणु सहयोग बढ़ाने की वकालत भी की थी। इसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री एरियल शैरोन 2003 में भारत दौरे पर आए और ये दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों के लिए काफी अहम साबित हुआ। रूस के बाद आज की तारीख में इजराइल भारत के लिए सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश है। 2017 जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे पर गए थे। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला इजराइल दौरा था। अब तक कोई भी भारत से उच्च स्तरीय नेता इजराइल जाता था तो फिलिस्तीनी क्षेत्र में जरूर जाता था, लेकिन मोदी इस दौरे में फिलिस्तीनी इलाके में नहीं गए और न ही इस दौरे में फिलिस्तीनियों का एक बार भी नाम लिया था। हालांकि 2018 में मोदी अलग से फिलिस्तीन इलाके गए। कहा जाता है कि भारत को अमेरिका के करीब लाने में इजराइल का सबसे बड़ा हाथ है। अमेरिका में यहूदी लॉबी को बहुत शक्तिशाली माना जाता है और बीजेपी शासन में भारत की इस लॉबी से करीबी रहती है। पिछले हफ्ते फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास ने इजराइल में घुसकर हमला किया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर कहा कि भारत इस आतंकवादी हमले के खिलाफ इजराइल के साथ खड़ा है।